साथियों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका। आज मैं आपको हिंदी विषय में काव्य बोध शीर्षक को पढ़ाने जा रही हूँ। हम पढ़ेंगे कविता क्या होती है, कविता किसे कहते हैं, काव्य किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषा। परिभाषा में है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दम काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाली शब्दावली को काव्य कहते हैं। और ये परिभाषा किन्होंने दी है? पंडित राज जगन्नाथ जी द्वारा ये परिभाषा प्रतिपादित की गई है। अर्थात रमणीय अर्थ को प्रतिपादक करने वाले वाक्य को हम काव्य कहते हैं। इसी की अगली बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है जो आचार्य विश्वनाथ के द्वारा दी गई है। आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है रसात्मकम वाक्यम काव्यम। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं। जो वाक्य रस से भरा होता है, जिसमें रस होता है, आनंद होता है, उसे काव्य कहते हैं आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। अगला हम देखेंगे कविता में। कविता वह साधन है जिसके द्वारा सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। कविता और मनुष्य का गहरा संबंध है। कविता के साथ मनुष्य का उसकी सृष्टि के साथ, प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध होता है, आनंद उत्पन्न होता है। छंद में बंधी हुई रचना को काव्य कहा जाता है। इसी प्रकार छंद में बंधी हुई, छंद से बंधी हुई रचना को हम काव्य कहते हैं। बच्चों, इस प्रकार मैंने आपको परिभाषा और काव्य किसे कहते हैं इसके बारे में बताया है। अब हम आगे काव्य की विशेषताएं और काव्य के कितने भेद होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। आगे है कविता की विशेषताएं। कविता की प्रमुख विशेषताएं मैं आपको बताने जा रही हूँ बच्चों। कविता मानव एकता की प्रतिष्ठा करने का साधन है और यही उसकी उपयोगिता है। कविता मानव एकता की प्रतिष्ठा करने का साधन है और यही उसकी उपयोगिता भी है। कविता में भावों और कल्पना की प्रधानता रहती है। इसमें भाव और कल्पना दोनों की प्रधानता रहती है। कविता में कवि की अनुभूति भी रहती है। जो कवि होता है उसकी अनुभूति भी कविता में रहती है। इस प्रकार ये है कविता की प्रमुख विशेषताएं। इनके माध्यम से हम जान सकेंगे कि कविता में क्या होता है। आगे काव्य के कविता के दो भेद होते हैं। प्रमुखता दो भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। जैसा कि नाम से ही हम पढ़ रहे हैं श्रव्य काव्य, जिसको केवल हम सुन सकते हैं। हम जिस काव्य को केवल सुन सकते हैं वह श्रव्य काव्य है। लेकिन दृश्य काव्य में हम काव्य को देखने के साथ साथ सुन भी सकते हैं। तो इस प्रकार काव्य के प्रमुख रूप से दो भेद होते हैं। इसके अलावा भी काव्य के अन्य भेद भी होते हैं, वो भी मैं आपको विस्तार से समझाने वाली हूँ। तो अपनी पेन कॉपी तैयार रखिए, हम अपना पाठ आगे बढ़ा रहे हैं। हम आगे काव्य के भेदों को पढ़ेंगे। काव्य के भेद में हम देख रहे हैं कि दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दृश्य काव्य को जैसे हम टीवी पर देखते भी हैं और सुनते भी हैं। दृश्य काव्य को हम देख भी सकते हैं और साथ साथ में हम सुनते भी हैं। लेकिन श्रव्य काव्य में केवल सुना जाता है या पढ़ भी सकते हैं। आगे हम देखेंगे दृश्य काव्य के दो भेद मैंने यहाँ पर लिखे हैं। दृश्य काव्य के दो भेद होते हैं, नाटक और एकांकी इसके अंतर्गत आता है। लेकिन शैली के आधार पर श्रव्य काव्य के इतने भेद होते हैं। आप ध्यान रखेंगे, शैली के आधार पर। शैली के आधार पर श्रव्य काव्य के प्रमुखतः दो भेद होते हैं। पहला है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। प्रबंध और मुक्तक, मैं इनको भी आपको विस्तार से समझाऊंगी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। प्रबंध काव्य और दूसरा होता है मुक्तक काव्य। इनकी विशेषता हम आगे पढ़ेंगे। प्रबंध काव्य के तीन भेद होते हैं। प्रबंध काव्य में हम देखेंगे इसके तीन भेद हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यान गीत। ये प्रबंध काव्य के तीन भेद होते हैं। इसी प्रकार मुक्तक काव्य के दो भेद होते हैं, पाठ्य मुक्तक और गैर मुक्तक। इस प्रकार से शैली के आधार पर श्रव्य काव्य के भेद होते हैं। तो हमें इन भेदों को इसी प्रकार संरचना बनाकर याद करना है, ताकि हमें एक ही दृष्टि में समझ में आ जाए कि काव्य के कितने भेद होते हैं। अब हम इन भेदों को अगली वीडियो में विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।